हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन ड्रीमर स्टडी। और हम बात करेंगे 12th क्लास के सिलेबस के बारे में। तो चलिए देखते हैं। मोस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम ख़त्म ही हो गए होंगे, तो आप लोग से बस हम आपको एक गाइडेंस यहाँ पर देंगे, प्लस आप लोग के लिए आगे की क्या योजना होनी चाहिए, किस तरीके से आपको मेहनत करना चाहिए और किस तरीके से आपको अपने कॉन्सेप्ट पर वर्कआउट करना है, या हम आपके साथ किस तरीके से वर्कआउट कर सकते हैं, इन सब पर डिस्कस करते हैं और सिलेबस को भी करते हैं डिस्कस। क्लियर ना? तो चलिए वीडियो को 2x पर देखिए, चाहे जैसे भी आप लोग देखिए, ज़रूर सपोर्ट ज़रूर करिएगा, जिससे कि एक बेहतरीन कंटेंट आप लोग के लिए दे सकें। और एक बेहतरीन कंटेंट जब होता है तो कहीं ना कहीं चीज़ों को समझना आसान हो जाता है। चलिए अच्छा, खैर हम बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले क्लास 12th की यूनिट्स वाइज, और फिर अब अभी हम चैप्टर वाइज भी बात करेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहली जो यूनिट है वो आपकी है इलेक्ट्रोस्टैटिक। कौन सी यूनिट है भाई आपकी? इलेक्ट्रोस्टैटिक। दिस इज अ यूनिट नंबर 1 एंड नेक्स्ट यूनिट इज दिस इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। एंड अगर आप देखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है और करंट इलेक्ट्रिसिटी है, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं और इनमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप लोग को इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि जब आप पढ़ रहे हैं 2025 सेशन के लिए, है ना, तो आप लोग इन टॉपिक्स के अंदर थोड़ा सा डेप्थ में पढ़िएगा। जैसे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में केवीएल रूल, व्हीटस्टोन ब्रिज और भी कई सारी बातें हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी गॉसियन थ्योरम में इधर आ गए, और है ना, कई सारी बातें हैं। मतलब आपको जब डिस्कस करेंगे, जब आपको और अच्छे से बताएंगे, तो इंटरेस्ट के साथ आपको पढ़ना है। पढ़ना ही नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट के साथ भी उस चीज़ को ग्रैब करना है। अगली जो यूनिट है, यूनिट नंबर 3, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। Next unit is that is electromagnetic induction, electromagnetic induction and alternating current, alternating AC, that is a alternating current. Okay, and now unit number 5 is, okay, इधर ही लिख देता हूँ, यूनिट नंबर 5 दिख रहा है आप लोग को? चलिए अच्छा, यूनिट नंबर 5 इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, electromagnetic waves. And next one unit is unit number 6. तो 6, अगर 6th यूनिट की बात करें तो यहाँ पर ये तो आपका एक तरीके से देखा जाए तो आपका जो बुक 1 के अंडर में आता है ना, पार्ट 1 भी बोल देते हैं इसको, और ये आपका पार्ट 2 के अंडर में आता है। क्लियर ना? यूनिट नंबर 6, दैट इज ऑप्टिक्स, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट। एक तरीके से देखा जाए तो मतलब बुक की सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट इसको कह सकते हैं, और कह दिया है मैंने, ठीक है ना? आप लोग भी कहेंगे जब आप लोग पढ़ेंगे। तो चलिए खैर, यूनिट नंबर 6 ये हो गई है आपकी। एंड यूनिट नंबर 7 की बात करें तो वो हो गई आपकी यूनिट नंबर 7, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, डुअल नेचर ऑफ radiation and matter. And next unit is unit number 8, atom and nuclei. And next unit is unit number 9. यूनिट नंबर 9 है आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। कौन सी है भाई? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस।
और एक यूनिट आपकी यूनिट नंबर 10 भी हुआ करती थी किसी ज़माने में, कम्युनिकेशन सिस्टम करके, तो वो अब जो है बची नहीं है सिलेबस में आप लोग के। तो कहीं ना कहीं ये आपकी हैं 9 यूनिट्स। अच्छा, हम आपको इनिशियल लेवल पे एक बात बताना चाहते हैं सिलेबस के थ्रू कि देखिए, सिलेबस अगर देखा जाए, अगर आपका बाकी सब्जेक्ट से कंपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं फिजिक्स का सब्जेक्ट थोड़ा सा वास्ट है, थोड़ा सा, और थोड़ा सा धैर्य के साथ भी पढ़ना पड़ता है। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर देने पे कहीं ना कहीं टॉपिक्स हमारे हाथ से निकल जाते हैं। ये हमारा मॉडर्न फिजिक्स के अंडर में आता है ना, मॉडर्न फिजिक्स। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, ये लगभग लगभग नहीं तो एग्जाम में 20+ मार्क्स का एग्जाम में आता है मॉडर्न फिजिक्स, ये 3 यूनिट्स। ऑप्टिक्स की अगर हम बात करें तो ये लगभग, अगर हम एक रेंज बोल दें तो ये आती है 15 मार्क्स तक की, है ना, कम ज़्यादा फ्लक्चुएट भी हो सकती है। तो ये हो गया। फिर अगर हम इधर की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म छोटी यूनिट है बट थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है आगे के लिए, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, है ना। तो इसमें तो बहुत ज़्यादा नहीं है, इससे 3 to 4 मार्क्स का ही आता है। बाकी की अगर हम बात करेंगे, ये हो गया, तो ये तो इंटरेस्टिंग भी है। देखिए, इंटरेस्टिंग के साथ साथ थोड़ा सा आपको जो है क्वेश्चंस बनाते समय चीज़ों को बहुत समझ करके चलना पड़ेगा, है ना, तभी आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। अदरवाइज चीज़ें बहुत ही ज़्यादा वो हो जाती हैं, बोरिंग हो जाती हैं। ये 15 से 16 मार्क्स की आती हैं, ये दोनों यूनिट्स मिला करके, और इन दोनों यूनिट्स को भी मिला दें तो 15 से 16 मार्क्स का आपके एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है ना। अब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्यों ज़रूरी था, थोड़ा सा समझना ज़रूरी था गेम कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं। ये पूरा सेक्शन आपका 35 मार्क्स का हो गया, 35 मार्क्स का, और ये पूरा सेक्शन आपका 35 मार्क्स का हो गया है। अब समझते हैं कुछ टू द पॉइंट बातें। अगर हम आपसे कहें कि 70 आउट ऑफ 70 आप लोग ले आएंगे, सिर्फ हमारी बातों को फॉलो करिए, तो बिल्कुल आप ले आएंगे, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं इनिशियल लेवल पर मेरा ये मानना है कि आप लोग यहाँ पर 70 आउट ऑफ 70, 100 आउट ऑफ 100, ये सब बातों के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़ें। क्लियर ना। जितना बेहतर आप लोग सीख सकते हैं उतना बेहतर सीखिए, क्योंकि अगर आप फिजिक्स में देखेंगे क्लास 12th में, तो लगभग लगभग आपके 45+ डेरिवेशंस हैं, और भी 1 2 4 हों या कम ज़्यादा हों तो हो सकता है, बट 45+ डेरिवेशंस हैं, है ना। अगर आप देखेंगे कॉन्सेप्ट पर, तो मतलब जब आप पढ़ रहे हैं डेरिवेशंस या फिर न्यूमेरिकल्स, है ना, तो कहीं ना कहीं आप लोग को उस बात को फील करना पड़ेगा, उस बात को समझना पड़ेगा। बिना समझे आप लोग 70 आउट ऑफ 70 स्कोर नहीं कर सकते हैं। स्पेशली मैं इस बात को बताना चाहता हूँ कि जब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं तो कहीं ना कहीं अगर आपने बहुत अच्छे से डीपली नॉलेज ली होती है तो आप लोग चीज़ों को टैकल कर पाते हैं। क्लियर ना। समय बिताइए क्वेश्चन के साथ। अब जैसे डेरिवेशन हो गया, तो डेरिवेशन कहीं ना कहीं कोई रटने का विषय नहीं है। डेरिवेशन में एक एक बात में क्या बोला गया है, इस बात को जब आप समझते जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये मैथमेटिक्स में जैसे लगाए गए क्वेश्चंस के थ्रू होता है। अब जैसे जो बायो स्टूडेंट्स होते हैं उनको फिज़िक्स में चीज़ें और भी ज़्यादा टिपिकल हो जाती हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस बात से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो मेरा फिर से एक ही बात कहना है, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं पूरा कंटेंट एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपलोड करूँगा, एक ज़बरदस्त मेहनत करके। लेकिन आप लोग को सपोर्ट करने का ज़रूरत है, वो कहीं ना कहीं आप लोग को सपोर्ट देना ही पड़ेगा, तो बातें अच्छे हद तक पहुँच पाएंगी। बाकी मैं अपनी तरफ से जो भी हो सकेगा वो कर ही रहा हूँ अभी फ़िलहाल, लेकिन एक सपोर्ट तो जो है चाहिए आप लोग का, जब ये चीज़ें निकल करके आती हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये कंटेंट अगर मैं अपलोड करूँगा तो इसके लिए एक लंबी ड्यूरेशन का समय मेरे को चाहिए, तो वो आप लोग का सपोर्ट से ही हो सकता है, अदरवाइज़ तो नहीं। चलिए खैर, इन सब बातों से दूर आते हैं और फिर से हम आपको बताते हैं क्या टू द पॉइंट बातें हैं। टू द पॉइंट बातें यही हैं कि अगर आप थोड़ा सा, जैसे अगर आप पोर्शन नंबर जो चीज़ें होनी चाहिए, आप पोर्शन नंबर ये वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं, तो एकदम से इस वाले पोर्शन के साथ आप कॉम्बिनेशन में ये वाला पोर्शन भी ज़रूर पढ़िए, जिससे कि आप लोग का बैलेंस बना रहे, है ना। क्योंकि जब यहाँ पर चीज़ें इधर से आप इधर भी करते रहेंगे, कवर होती रहेंगी, और कहीं ना कहीं ये पोर्शन अपने आप में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग कई सारी नई नई बातें सीखते हैं, और ये थोड़ी सी हमारी जो बातें हो चुकी हैं हम उनके बारे में सीखते हैं। खैर अभी भी हो रही हैं, लेकिन हो चुकी हैं। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, आपने 10th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा होगा। इनफैक्ट अगर हम बात करें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में आपने थोड़ा थोड़ा 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, थोड़ा थोड़ा नहीं, काफ़ी हद तक पढ़ा है। तो यहाँ पर भी कुछ चीज़ें एडवांस में आएंगी। काफ़ी हद तक चीज़ें जानी हुई हैं इस पोर्शन में, और इस पोर्शन में काफ़ी सारी चीज़ें नई हैं,
तो आपको काफ़ी हद तक मज़ा आने वाली है। ऑप्टिक्स में आपने कुछ बातें पढ़ी होंगी 10th स्टैंडर्ड में, तो वो भी आपको अच्छा लगेगा उसको पढ़ करके। 11 से कुछ भी मैच नहीं होता, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। बट 11th के कुछ चैप्टर्स आपके, कुछ यूनिट्स से आप बोल दें, कुछ चैप्टर्स बोल दें तो यूज़ होने वाले हैं। लगभग अगर हम बोलें तो सबसे ज़्यादा जैसे वेक्टर हो गया आपका, और ये आपका यूनिट डायमेंशन वाला चैप्टर हो गया, और भी कई सारे चैप्टर हैं जिनका थोड़ा थोड़ा पोर्शन, जैसे वेव्स वाला हो गया हल्का सा, तो जब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो यहाँ पर उनका यूज़ होने वाला है। क्लियर ना? समझ रहे हैं ना आप इस बात को? तो चलिए खैर, इस वीडियो में हमने आपको कोशिश करी है क्या आपको जो है चीज़ें किस तरीके से करनी है और किस तरीके से हम आपको आपके को सपोर्ट कर सकते हैं, यही सारी बातें हमने करने का कोशिश करी है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। लास्ट में हम इतना ही कहेंगे, गौतम बुद्ध कहते हैं क्या कर चुके हैं ये ज़रूरी नहीं है, क्या करना बाकी है ये जानना बेहद ज़रूरी है। क्या आप अभी तक आपने क्या किया, आप कम स्कोर किए, ज़्यादा स्कोर किए, ये मैटर बिल्कुल नहीं करता है। मैटर ये करता है कि अब जो आने वाला समय है वो किस तरीके से है। अच्छा हाँ, बोर्ड की बात रही तो बोर्ड भी एक क्लास ही होती है आम तौर पर, लेकिन कहीं न कहीं बोर्ड हमारे लिए इसलिए भी होता है कि हम अपने रियल पोटेंशियल को एनालाइज़ करके और चैनलाइज़ करके चीज़ें सामने रख सकें। ठीक है ना? कहीं न कहीं कुछ बच्चों ने अभी तक अपना रियल पोटेंशियल जो उनका है वो उन्होंने सामने नहीं किया होगा, तो यही एक मौका है, आप अपने आप को चैनलाइज़ करिए और चीज़ों को सामने निकाल कर रखिए। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, फिज़िक्स कोई ऐसा विषय नहीं है, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको हम ऊपर-ऊपर से पढ़ कर के समझ सकें। हमें डेप्थ में जाना पड़ेगा, डेप्थ। और जब डेप्थ में जाएँगे तब हमें चीज़ों में मज़ा आना शुरू होगा। क्लियर ना? और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स है, जब आप पढ़ेंगे हर एक न्यूमेरिकल्स में, हर एक चीज़ में एक कॉन्टेस्ट की तरह लीजिए और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इस बात को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, हम अपना पूरा कोशिश करते रहेंगे, आप लोग भी अपना पूरा कोशिश करिए, देन आप अचीवेबल टारगेट अचीव कर देंगे। तो चलिए खैर, इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।